नमस्कार दोस्तों, विनायक कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में कोरोना महामारी की वजह से ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए विनायक कंपटीशन क्लासेज के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आज अपन भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो 3-4 घंटे का टॉपिक है, लेकिन हम इसको टुकड़ों में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी पटवार, राजस्थान पुलिस आदि इत्यादि एग्जाम में जो क्वेश्चन है या इंडिया लेवल के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन इसको देखेंगे अपन। तो राजस्थान में जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से अपन राष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे बारे में अपन आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में वर्तमान में क्वेश्चन पूछने की जो रणनीति है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज अपन राष्ट्रपति के बारे में इस वीडियो में 3 बातों की चर्चा करेंगे। पहली बात, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद क्या है और राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, इन बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली जो होती है उसमें राष्ट्रपति होता है, वो नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, और वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं, प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो अपन आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो भारत का सबसे बड़ा नागरिक होता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक होने के नाते भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52, उसमें कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 52 में। तो देखो, अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार आजकल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति पद का उल्लेख, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ये बात कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, राज्यपाल होगा, ये बात कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 52 है वो ये कहता है भाई भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब भारत का राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है भारत में, और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर क्या है, तो मैं आपको बताऊं, संसदीय शासन प्रणाली में जो है वो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा, ये होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण जैसे मैं आपको बताऊं, संयुक्त राज्य अमेरिका में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत ये बात कही गई है भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत में राष्ट्रपति का आपको पता है चुनाव होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रपति का पद। पहली बात क्या है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। दूसरी बात है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। और तीसरी बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इन 3 चीजों का अध्ययन आज अपन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको बताई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है भाई भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसके बाद में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 53 आता है, उस 53 में कहा गया है भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ
के मेलजोल के साथ कार्य करेगा। इसका मतलब ये है भाई, कार्यपालिका शक्ति तो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। आपको पता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या बनाता है? प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद के बारे में आप समझ गए। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। अब भारत का एक कोई राष्ट्रपति होगा, वो राष्ट्रपति का जब वो चुनाव लड़ता है तो उसके पास में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यताएं होनी चाहिए। अब ये जो योग्यताएं हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको मैं बताऊं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। आपको 4 योग्यताएं याद रखनी है। पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। देखो ये इजी लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कभी कभी अपना एग्जाम जो हॉल होता है उसमें अपन किस प्रकार की गलतियां करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं इसको। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। तीसरी बात है लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। ठीक है, 3 बातें हो गई। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं हैं। अब राष्ट्रपति का जो पद है, इसमें भारत का नागरिक हो, कई बुक में ये लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए वह मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पे कई बार एग्जामिनर ये पूछता है भाई निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता नहीं है? तो पहली योग्यता के स्थान पर आपको दे देता है भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता 35 वर्ष की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा अधिकतम आयु 62 वर्ष हो। तीसरी है लाभ के पद पर न हो। और एक योग्यता और ध्यान रखनी है आपको, वो क्या है? संसद का सदस्य, संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये जो भारतीय राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, ये भारतीय अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। पहली क्या है? भारत का नागरिक हो। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई निम्न में से भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता नहीं है। ठीक है, तो पहली योग्यता देता है मूल रूप से भारत का नागरिक हो। दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो तथा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मूल रूप से संविधान में कहीं भी ये चीज नहीं लिखी है भाई मूल रूप से वह भारत का नागरिक हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सिर्फ राष्ट्रपति पद की योग्यताओं में इस बात का उल्लेख किया गया है भाई राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। 35 वर्ष से ऊपर कितने भी आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, लाभ के पद पर न हो। अब देखो ये लाभ का पद क्या होता है? आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर लाभ का पद क्या होता है? तो लाभ का पद ये होता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 में इस बात का उल्लेख किया गया है भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री तथा राज्य सरकारों में मंत्री पद, ये पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। और लाभ का पद कौन सा होता है, इसका डिसीजन कौन करती है? संसद करती है।
एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको, भाई कौन सा पद लाभ का पद होगा, इस बात का डिसीजन कौन करता है, संसद करती है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में यह बात कही गई है, भाई भारत का राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, चौथा संघ सरकार के मंत्री, पांचवा राज्य सरकारों के मंत्री, ये पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। चलो मैं आपको एक बात बताऊं, ये वर्तमान में अपने राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, जब रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, उस टाइम ये बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल थे। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दिया, लेकिन भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि रामनाथ कोविंद राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया। एक है प्रणब मुखर्जी, 2012 में प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, वो केंद्रीय वित्त मंत्री थे। केंद्रीय वित्त मंत्री थे कौन, प्रणब मुखर्जी, और उन्होंने भी वित्त मंत्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद में चुनाव लड़ा था। तो मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति जो है वो यदि किसी स्टेट में राज्यपाल है, किसी स्टेट में मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या विधानसभा, जैसे मान लो किसी भी राज्य की विधानसभा में वो विधायक है, विधायक बनने के बाद में वो मंत्री बना हुआ है, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें नीत होंगी, राष्ट्रपति में नीत होंगी। उसके बाद में अपन ने योग्यताओं के बारे में चर्चा की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। योग्यताएं क्या क्या हैं, पहली है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरी योग्यता है लाभ के पद पर न हो। तो मैंने आपको बता दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 ये कहता है भाई लाभ का पद कौन कौन से पद होंगे। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति को लाभ का पद नहीं माना गया, उपराष्ट्रपति को नहीं माना गया। ठीक है, तीसरा राज्यपाल को नहीं माना गया, संघ सरकार के मंत्री लाभ के पद पर नहीं होते, राज्य सरकारों में मंत्री लाभ के पद पर नहीं होते। ठीक है, तो ये जो पद है ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। बाकी कौन कौन से पद लाभ के पद होंगे इसका निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये भी राष्ट्रपति की एक योग्यताओं में आती है। तो ये 4 योग्यताएं आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और बाकी जैसे दिवालिया हो, पागलपन हो, ये इतने, राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद होता है, तो इन प्रकार की योग्यताओं का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो मोस्टली आपको ये 4 योग्यताएं ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इन योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 58 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला पॉइंट क्या देखते हैं अपन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो देखो अनुच्छेद 52-53 के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। 52 का पता आपको, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में अपन ने बात की संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें अपन ने देख ली। इसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचन मंडल की आवश्यकता होती है, उससे कहते हैं अपन निर्वाचन मंडल। इस निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। ये चीज यह ध्यान रखनी है आपको। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, पहली बात संसद के निर्वाचित सदस्य। आपको पता है संसद के 2 अंग होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। 2 अंग होते हैं संसद के, एक राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा में
वर्तमान में 245 सीटों पर चुनाव होता है। कितने सीटों पर चुनाव होता है? 245 सीटों पर। और 245 सीटों में से 245 सीटों पर चुनाव होता है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत। कितने सदस्य? 12 सदस्य अनुच्छेद 80(3) के तहत। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से वो सदस्य आते हैं। ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 80(3) के तहत। तो कितने सदस्य हो गए? बाकी 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं ना राज्यसभा में। 233 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। उसमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति कर सकता है। किसमें? लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद में 543 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। 543 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो मैंने आपको बताया राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कितने हो गए? इसको मिटा देता हूं मैं आपको। संसद के दोनों सदन, देखो ढंग से ध्यान रखना आपको। संसद, इसके 2 सदन हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। मैंने आपको बताया लोकसभा में टोटल 545 सीटों पर चुनाव होते हैं और राज्यसभा में टोटल 245 सीटों पर चुनाव होते हैं। ठीक है, लोकसभा में 545 में से 2 सदस्य राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है, इनका निर्वाचन नहीं होता। ठीक है, बाकी जो सदस्य होते हैं 543, इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। लोकसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्यों को अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है, बाकी 233 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा में क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। जैसे अपन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखें तो राजस्थान सरकार में अभी 19 जून 2020 को भारत में 19 राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हुआ। 19 राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हुआ। राजस्थान में 3 सीटों के लिए मतदान हुआ। राजस्थान में कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ? 3 सीटों के लिए। आपको पता है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके पटवार के एग्जाम में कि राजस्थान से जून 2020 में कितनी राज्यसभा सीटों का चुनाव हुआ था? तो 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव हुआ था। 2 राज्यसभा की सीटें कांग्रेस को मिली है, 1 राज्यसभा की सीट किसको मिली है? भाजपा को मिली है। राजस्थान से कांग्रेस सदस्य हैं एक केसी वेणुगोपाल और एक सदस्य है डांगी नाम उसका मेरे को याद नहीं आ रहा, एक सदस्य और है। और भाजपा से है राजेंद्र गहलोत। तो ये 3 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। ठीक है, 2 सदस्य कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और एक सदस्य और है जिसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक बीजेपी से है राजेंद्र गहलोत। ठीक है, तो 3 सीटों के लिए राज्यसभा का वर्तमान में चुनाव हुआ है राजस्थान से, और पूरे भारत में राज्यसभा का चुनाव 19 जून 2020 को 19 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं ये जो सीटें हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने हो गए? 543 प्लस 233, यही है ना। तो 3 3 6 4 3 7 776 सदस्य, 776 सदस्य तो कहां से आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कितने? 776 सदस्य। ठीक है,
अब इसके बाद में निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते? तो मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। अब ये मनोनयन करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों। किसमें? राज्यसभा में। ठीक है। बाकी 2 एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में, 2 एंग्लो इंडियन कहाँ होते हैं? लोकसभा में। ये 14 सदस्य हैं, इनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेंगे तो श्योर है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, तो ये जो लोग हैं वो राष्ट्रपति को अपना मत देंगे। ठीक है, ये जो चीज है ये अपन समझ गए। इसके बाद में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाएं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब राज्य विधानसभाएं हैं, इनके सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आपको पता है विधान मंडल शब्द का यहां पे उपयोग नहीं किया जा सकता। राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। तो भारत के 7 स्टेट हैं जिनमें विधान परिषद का गठन किया गया है, बाकी स्टेटों में विधान परिषद नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992। 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया। कौन से? 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली तथा पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन हो गया? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य प्लस नहीं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। समझ में आ गया आपको? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन मंडल है उसका गठन किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है भाई संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली और पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से नहीं होता है। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था कि निर्वाचन की 2 पद्धतियां होती हैं, एक तो अग्रता ही विजेता है और एक होती है एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुली या गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है ये अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता का मतलब ये होता है जैसे पंच का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, विधायकों का चुनाव होता है, MP का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्यों का, उसमें अग्रता ही विजेता पद्धति का उपयोग किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में हमेशा एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है।
तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये एकल संक्रमणीय या संक्रमणीय की जगह पर स्थानांतरणीय भी लिख सकते हैं, आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। किसका चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 5 राष्ट्रपति के 5 उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो ये जो 5 उम्मीदवार हैं, ये 5 उम्मीदवार खड़े हो गए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। अब ये जो 5 उम्मीदवार हैं, इन सभी 5 उम्मीदवारों को वोट देना पड़ेगा। जो निर्वाचन मंडल में शामिल है ना, उन सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए 5 उम्मीदवार खड़े हैं, तो इन 5 उम्मीदवारों को वोट देना पड़ेगा। इसका सीरियल क्रम लगाना होगा, जैसे मान लो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है उसको एक निश्चित कोटा, मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। ठीक है, इस हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता है। गुप्त का मतलब होता है जो मतदान होता है वो गुप्त रखा जाता है, उसको बताया नहीं जाता। इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं उनका मत मूल्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे पहले निकालते हैं अपन राजस्थान राज्य है ना, तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य। तो राजस्थान के एक विधायक के मत मूल्य को निकालने का सूत्र क्या होता है? जैसे मान लो राजस्थान का एक विधायक है, उस विधायक के मत मूल्य निकालने का सूत्र होता है राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या बटा राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या। तो कितने लिखूं? 200 इंटू 1/1000। इस हिसाब से अपन राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं। ये जो राजस्थान की जनसंख्या है ये 1971 की जनसंख्या मानी गई है और ये 2026 तक रहेगी। 2026 तक राष्ट्रपति के जब भी चुनाव होंगे तो 1971 की जनगणना को ही मत मूल्य निकालने के लिए वैलिड माना जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये 1971 की जो जनसंख्या है ये 2026 तक रहेगी। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आता है 129। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना आता है? 129 आता है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भारत में सबसे ज्यादा मत मूल्य कहाँ के विधायक का आता है। तो आपको बताओ कि जैसे मान लो राजस्थान के एक विधायक का मत का मूल्य 129 है, तो क्या सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य समान होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग अलग है, तो एक समान मत मूल्य नहीं आएगा। तो सर्वाधिक जो मत मूल्य है वो उत्तर प्रदेश के विधायक का आता है 208। कितना आता है? उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य आता है 208। ठीक है, उसके बाद में सबसे कम आता है सिक्किम के विधायक का मत मूल्य आता है 8। ठीक है, 8 या 7 आता है, 7। सिक्किम के विधायक का मत मूल्य कितना आता है? 7 आता है। उसके बाद में राजस्थान के विधायक का मत मूल्य आता है 129। ठीक है, तो ये किसी राज्य के विधायकों का मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? राज्य की जनसंख्या अपॉन राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या प्लस इंटू 1/1000। तो इस हिसाब से राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य कितना आ गया? 129 आ गया। सबसे ज्यादा मूल्य कहाँ है? यूपी में 208 है और सिक्किम में कितना है? 7 है। ठीक है, इस हिसाब से अपन एक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक सांसद के मत का मूल्य, एक सांसद
के मत का मूल्य निकालते हैं अपन, तो सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इस फॉर्मूले से अपन एक सांसद के मत का मूल्य निकाल सकते हैं। तो सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य निकालेंगे पहले। जैसे मान लो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना हो गया, 129। तो राजस्थान में टोटल विधायक कितने हैं, 200। ठीक है, तो ये राजस्थान के विधायक का मत मूल्य आ जाएगा, राजस्थान के संपूर्ण विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा यहाँ पे संपूर्ण। इसी प्रकार 28 जो राज्य हैं उनके सभी विधायकों के मत का मूल्य निकालेंगे। फिर दिल्ली और पांडुचेरी के विधायकों का मत का मूल्य निकालेंगे। उसके बाद में संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जैसे 776 का भाग दे देंगे, इसमें कितने का भाग देंगे, 776 का भाग देंगे, तो अपन को एक सांसद के मत का मूल्य मिल जाता है। और एक सांसद के मत का मूल्य कितना होता है, 708 होता है। कितना होता है, 708। इस हिसाब से अपन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल्य निकालते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपको, सांसदों का या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, इसको अपन लिख देंगे नीचे। ठीक है, इसके बाद में 1971 की जनगणना लिखेंगे, 1971 की राजस्थान की जनसंख्या। ठीक है, 1971 की राजस्थान की जनसंख्या प्लस राजस्थान के निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000, तो कितना आ गया, 129 आ गया। ठीक है, ध्यान है आपको, ये ध्यान रखना, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य वर्तमान में कितना है, 129 है। इस हिसाब से अपन सभी राज्य विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य निकालेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य बटा संसद के निर्वाचित विधायकों की संख्या का उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, और इसमें भाग किसका देंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा 700, एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा 708। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन मंडल में आपको पता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किए गए। ठीक है, उसके बाद में सांसद, जो निर्वाचित सांसद हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ये हो गया इसका निर्वाचक मंडल। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया निर्वाचन की रीति क्या होती है, एकल संक्रमणीय या एकल स्थानांतरणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से इसमें क्या होता है, मतदान होता है। ठीक है, मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है आपको बता दिया। राजस्थान के एक विधायक का मत का मूल्य कितना होता है, 129 होता है, और एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है भारत में, 708 होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है।
क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है? राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव आयोग करवाएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत की जा सकती है, वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो भी शिकायत होगी वो कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही क्या होगा? अंतिम होगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। अब राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसका उसके निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से 50 सदस्यों ने प्रस्ताव किया हो तथा 50 सदस्यों ने उसका अनुमोदन किया हो। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उस राष्ट्रपति के बारे में उसके निर्वाचक मंडल में से 50 सदस्य तो क्या हों? प्रस्तावक हों, उसके नाम का प्रस्ताव किया हो, और 50 सदस्यों ने क्या किया हो? उनके नाम का अनुमोदन किया हो। अब ये जो 50 सदस्य होते हैं, ये 50 सदस्य सिर्फ एक ही व्यक्ति के प्रस्ताव के अनुमोदक हो सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के या दो व्यक्तियों के प्रस्ताव के अनुमोदक नहीं हो सकते। जैसे रामनाथ कोविंद है तो रामनाथ कोविंद की यदि 50 व्यक्ति जो प्रस्तावक बने और 50 व्यक्ति जो अनुमोदक बने, वो दूसरे जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति का उसके प्रस्तावक व अनुमोदक नहीं बन सकते। ठीक है, तो अपन ने आज इस वीडियो में चर्चा की कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल के बारे में अपन ने चर्चा की। फिर अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की अपन ने। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन के लिए जो योग्यताएं होती हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 4 योग्यताएं मैंने आपको बताई। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको ध्यान रहना चाहिए, किसी भी गाइड में ये भी दे रखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताओं में मूल रूप से वह भारत का नागरिक हो। तो आपको ध्यान रखना है, मूल रूप से शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो उसकी योग्यताओं में पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। तीसरी है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी शर्त क्या है? लाभ के पद पर न हो। मैंने आपको बताया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में लाभ के पद को बताया गया है। लाभ का पद क्या होता है, कौन कौन लाभ के पद पर आते हैं, कौन कौन लाभ के पद पर नहीं आते। निर्वाचन की रीति कौन सी होती है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। राष्ट्रपति निर्वाचन करने के लिए राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है उसके 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 क्या होते हैं? अनुमोदक होते हैं। तो जो प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं वो एक ही व्यक्ति के बन सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों के लिए दूसरे प्रस्तावक अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता कौन है? चुनाव आयोग करवाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्य है। ठीक है, 1993 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य बनाया गया था और निर्वाचन आयोग करवाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या किसी प्रकार की कोई ये लगता है अपन को भाई राष्ट्रपति निर्वाचन सही नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य क्या होते हैं? वो सदस्य ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, 30 दिन के भीतर और 30 दिन के भीतर याचिका दायर कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है वो ही याचिका दायर कर सकता है अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है, और एक बात और बताऊं मैं आपको, जैसे मान लो अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित याचिका दायर कर दी, उस याचिका का फैसला 3 माह के बाद में आता है। ठीक है, तो 3 माह तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रह गया। उसके बाद में यदि उसके निर्वाचन को अवैध ठहराया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो 3 महीने के अंदर जो भी राष्ट्रपति ने कार्य किए हैं वो सारे कार्य क्या होंगे? वैध होंगे। ठीक है, सारे कार्य वैध होंगे। और उसके बाद में जो नया राष्ट्रपति चुनेगा वो 5 साल के लिए ही चुनकर आएगा, न कि क्या होगा? शेष अवधि के लिए। ठीक है, तो अपन ने आज राष्ट्रपति के बारे में इस चीज़ के बारे में चर्चा की। कल अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति जो होता है
वो राष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाई जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ के बाद में राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, इन बारे में कल अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।